जो था वो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोगों ने हाँ अबाउट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने पढ़ी थी ना। और उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ जनरेशन के जो हैं हमारे पास मेथड्स, उनको हमने स्टडी किया था। लाइक हाइड्रो से हम लोग जनरेट कर एक्सक्यूज में, सकते किसी को हैं। आवाज आ रही है? तो फिर हमने हाइड्रो जनरेशन पढ़ी थी कि हाइड्रो से हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जी सोलर से भी हम जनरेट कर सकते हैं। अदर देन दैट हम लोग न्यूक्लियर सोर्स से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टर्बाइंस के साथ था, थर्मल। मतलब स्टीम से हम लोग कैसे, टर्मल। हाँ जी, थर्मल से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू स्टीम। तो वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड स्टडी किए थे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज के दिन जो हमने चीज़ें स्टडी पढ़नी है वो हमने पढ़नी है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जनरेट हमने कर ली है, अब हमने उसको ट्रांसमिट करना है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा जी। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ताकि सब लोग हम इकट्ठे हो जाएं, एक ही उसके ऊपर आ जाएं, ताकि हमें ये लेक्चर समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जी हम लोग डीसी को क्यों नहीं यूज़ करते, एसी पावर या एसी वोल्टेज की तरफ क्यों जा रहे हैं। एक तो हमने प्रोडक्शन उसकी पढ़ ली कि एसी की प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, वो तो ठीक है। बट अगेन क्वेश्चन आता है कि हमने डीसी को क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है चीज़ ना, लेकिन ये यहाँ पे दोबारा मैंने डाल दिया ताकि आप लोग रिवाइज हो जाए आप लोगों के लिए ना। तो लेट्स से कि हम लोग एक डीसी कोई भी पावर प्लांट है या डीसी सोर्स है, वो हम लोगों ने ना अब उसके ऊपर अपनी चीज़ें चलानी है, होम अप्लाइंसेस को, ठीक है। तो चूंकि वो पावर प्लांट है, डीसी मशीन्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। तो अब उसको हमने यहाँ पावर प्लांट से लेके अपने घर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके आना है। तो दरमियान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके आएगी उसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस वी कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेशन टू द यूजेज या यूजर, ठीक है। तो अगर मैं इसी वाले सर्किट को जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इक्विवेलेंट यहाँ पे सर्किट बनाऊं, तो जो वायर यूज की है ना हम हमारे पास, वो भी तो किसी ना किसी मटेरियल की है। तो उस वायर की भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो चूंकि डीसी सिस्टम है, डीसी के अंदर दो हमें वायर्स चाहिए होती हैं, एक पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक नेगेटिव के साथ। तो दो वायर्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो दोनों वायर्स की ना अपनी रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे शो कर दी कि उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है। और ये वो आर लोड है जो हमने घर के अंदर कोई चीज लगाई हुई है, कोई पंखा है, कोई बल्ब है, उसको हमने लोड कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। तो ये वही है दोबारा कि हमने ये ट्रांसमिशन लाइंस लगाई हैं, ये घर में हमने एक बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बल्ब की है जी 120 वाट उसकी पावर है जो कंज्यूम करता है, ठीक है। 12 वोल्ट डीसी चाहिए इसको। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो पावर प्लांट लगा हुआ है जो डीसी हमें दे रहा है। तो अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें अगर बताई जाए कि जी वो है 0.001 ओम, हालांकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट है रेजिस्टेंस की पर मीटर, ठीक है। तो पर मीटर मतलब उसकी इतनी रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की ना। तो अगर हमारे पास 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर अवे है ये पावर प्लांट घर से, तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पर मीटर थी तो अब 200 किलोमीटर हो गया, तो मैंने इसको 200 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 200 किलोमीटर से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल 20 ओम्स जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। मतलब इस पूरे ट्रांसमिशन जो हमने ये लाइंस लगाई हैं इनकी रेजिस्टेंस 20 ओम की बन गई, ठीक है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, या I इज इक्वल्स टू पी बाई वी, ठीक है। तो अगर पावर हमारे पास लेट से वाट्स में है और वोल्टेज हमें चाहिए 120, ठीक है। तो 120 वाट्स है और 12 वोल्ट्स है इस बल्ब की। तो हमारे पास इसको करंट कितनी चाहिए, इसको 10 एम्पेयर्स चाहिए, ठीक है। मतलब इस पावर को चलाने, बल्ब को चलाने के लिए 12 वोल्ट और साथ में 10 एम्पेयर चाहिए होंगे, तो तब ये 120 वाट का बल्ब जो है ये काम करेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या है, जो अगर हम 10 एम्पेयर्स यहाँ से दे रहे होंगे करंट इस पावर प्लांट से, तो बीच में हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि हमने निकाली है 20 ओम, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस 20 ओम है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगी, तो इसके लिए ना हम लोग ये फार्मूला लगाते होते हैं हमेशा रेजिस्टेंस की पावर निकालने के लिए, तो आई स्क्र आर, ठीक है। तो
आई हमारे पास 10 है, 10 स्क्वायर इंटू 20, तो हमारे पास 2000 वाट्स कहाँ पे यूज हो जाएंगे, जो रेजिस्टेंस है इन ट्रांसमिशन लाइंस की, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज हमारे पास 2000 वाट्स तो यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में यूज हो जाएगी 10 एम्पेयर को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, ठीक है। तो आगे हमारे पास टोटल कितना लोड लगा है, वो 120 वाट का लगा हुआ है। तो टोटल पावर मुझे यहाँ पावर प्लांट से कितनी भेजनी पड़ेगी, 2000 जो यहाँ पे यहाँ से गुजरते हुए लगेगी, प्लस 120 जो इस बल्ब में यूज करनी है। तो 2000 प्लस 120, तो 2120 वाट्स हमें टोटल चाहिए, ठीक है, जो पावर प्लांट यहाँ से देगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ कि मेरा ये जो सिस्टम है कितने एफिशिएंट है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ तक भेज रहा है, तो उसका फार्मूला होता है कि जी टोटल पावर प्रोड्यूस और टोटल पावर जो कंज्यूम है, तो उनकी आपस में रेशियो। तो कंज्यूम कितनी या यहाँ तक पहुंची कितनी 120, और जनरेट कितनी करनी पड़ रही है 2120। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो मेरे पास 5.6% इस सिस्टम की एफिशिएंसी आई है। मतलब यहाँ पावर और यहाँ पावर पहुंचाने में बीच में जो हमारे पास सिस्टम की एफिशिएंसी है वो सिर्फ 5.6% है, ठीक है। तो मतलब इतनी कम एफिशिएंसी है, तो ये 100% होनी चाहिए ना, कि जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है उतनी आगे हमें मिलनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये अब मसला है नॉर्मल, अगर हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम लेके चले, ठीक है ना। तो अब हमने इससे बचने के लिए या इस एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए हमने जो है ना आगे वाली चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये पावर निकाली थी आई स्क्वायर आर में, तो हमें या तो करंट कम करनी पड़ेगी या रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस तो कम हम लोग अच्छी वायर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो चूंकि वायर्स तो काफ़ी दूर तक उनको हमने लेके जाना है, तो उनकी रेजिस्टेंस तो ऐड हो कि कुछ ना कुछ वैल्यू तो बन जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी करंट है, ठीक है। तो करंट को हम कम कर सकते हैं। तो या तो करंट कम करें तब भी हमारी पावर कम यूज होगी, या रेजिस्टेंस कम करें। तो रेजिस्टेंस कम करना इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने वायर्स तो यूज करनी है, उनकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगी। तो करंट को हम कम कर सकते हैं। और करंट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस चीज को यूज करके कि करंट कम हो जाए और वोल्टेज बढ़ जाए। कौन सी ऐसी डिवाइस हमने स्टडी की है जो कर सकती है ऐसे, तो बता सकता है सर ट्रांसफार्मर। किसी को कोई आइडिया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में हम लोग जब स्टेप अप कर रहे होते हैं तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाती है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, करंट कम हो जाएगी तो पावर जो लॉस है हमारा, जो ट्रांसमिशन लाइंस में हमारी पावर यूज हो रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि करंट कम हमने कर दी, ठीक है। तो ये वही सारा जो है दोबारा कैलकुलेशन उसी तरह से हुई है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है कि हमें हाई वोल्टेज चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेजेस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर को यूज कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी, ओके। तो हाँ जी, हाई वोल्टेजेस हैं तो हमारे पास, क्योंकि हाई वोल्टेजेस को हम लोग घरों में तो जब यूज करेंगे तो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। और प्रॉब्लम क्या बन सकती है कि जी स्पार्क्स जो है वो हमें मिल सकते हैं एवरी टाइम यू प्लग समथिंग, ठीक है। कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे तो हाई वोल्टेज है, तो प्लग करते हुए जैसे आप लोग कभी इस्त्री को लगा के या उसको ऑन ऑफ करते हो तब भी आपको स्पार्किंग थोड़ी सी फील होती है, ठीक है। तो वो यही होता है कि वहाँ पे हाई वोल्टेज उसको चाहिए होती है, क्योंकि वो ज़्यादा उसने वो लोड होता है उसका, ठीक है। तो ये स्पार्किंग का इशू हो जाएगा जब हमारे पास वोल्टेज वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई कर दी है हमने। और रिस्क ऑफ फायर भी हो सकता है, स्पार्किंग से हमें फायर का भी हो सकता है, ठीक है। तो नीड अ वे टू स्टेप अप स्लैश स्टेप डाउन वोल्टेज एट विल, ठीक है। मतलब कि हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, कि अगर हमने ट्रांसमिशन लाइंस में जाना है तो हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, लेकिन अगर घर में आके हमने यूज करना है तो वहाँ पे हमें वोल्टेज कम चाहिए, तो वहाँ पे हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और ये चीज़ें दोनों हम लोग ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा भी हुआ है। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन हम लोग डीसी के साथ नहीं कर सकते। जी कोई बता सकता है कि अब हमने यहाँ पे आगे ना, अब ये यहाँ से आगे सिटी का एरिया शुरू हो जाता है जहाँ से हमने इस इलेक्ट्रिक पावर को अभी यूज करना है। तो यहाँ से हमने पहले स्टेप डाउन करनी है इतनी ज्यादा किलो वोल्ट जो हमारे पास हाई हुई है वोल्टेज उसको। तो अब जब हम स्टेप डाउन करते हैं तो फिर आगे ना कस्टमर के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेप डाउन कर रहे होते हैं, इसको कितनी कितनी चाहिए। तो सब ट्रांसमिशन कस्टमर है, लेट से कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर है जिसने मजीद आगे किसी कॉलोनी को देनी है, या उसने कोई अपना सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको हम लोग 26 किलो वोल्ट से लेके 69 किलो वोल्ट तक जो है हम लोग स्टेप डाउन करके उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो आगे अपना सिस्टम लगाएगा, उसको जितनी भी चाहिए होगी वो
इसको स्टेप डाउन करके यूसेज के लिए अपने मुताबिक बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर प्राइमरी कस्टमर्स में आपके पास ना इंडस्ट्रीज या डिफरेंट उस तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं या कंपनीज आ जाती हैं जहाँ पे हाई मशीनरी, हैवी मशीनरी लगी हुई है, उनको आप लोगों ने किलो वोल्ट्स के अंदर सप्लाई देनी होती है, ठीक है। तो ये उनके लिए स्टेप डाउन यहाँ इतने वोल्टेज तक करते हैं। और लास्ट में ना हमारे पास सेकेंडरी कस्टमर जो होता है कि जो नॉर्मली हम लोग घरों में यूज कर रहे थे, तो हमारे पास क्योंकि नॉर्मल डिवाइसेस होती हैं तो वो 240 वोल्ट या 120 वोल्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना हम लोग उसको स्टेप डाउन करके तो अपने घरों में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना ये पूरे पावर सिस्टम की ना इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस बताई गई है कि आप स्टेप आप कितने ज्यादा करते हो। तो आप देखो आप किलो वोल्ट्स के अंदर कर रहे हो 765 किलो वोल्ट्स, और यूज हम लोग कितनी कर रहे होते हैं 240 वोल्ट, सिंपल हंड्रेड्स में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है जनरेशन और यूजेज के बीच में वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें पावर लॉस हमारी ना हो, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग कर रहे होते हैं। फिर ना हमारे पास ये वन लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल के अंदर ना हम लोग जब इस तरह की चीजें बतानी हो तो फिर ये वन लाइन डायग्राम बनाई जाती है, बजाय इसके कि जो हमने ये वाली फिगर्स या ड्राइंग्स करें इस तरह से ट्रांसफार्मर बनाए, इंडस्ट्री बनाए, ये पोल बनाए या टावर बनाए। तो ये एक सिंगल लाइन डायग्राम बना ली जाती है और साथ में ना लिख दिया जाता है कि कौन सी चीज क्या क्या कनेक्ट करनी है। लाइक पावर स्टेशन का सिंबल आपने ये बना दिया कि जी ये पावर स्टेशन यहाँ पे कनेक्ट होगा पहले, फिर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है जी, फिर ट्रांसमिशन लाइन आपकी हो जाएगी, फिर आपके पास ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपने अब ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आपने आगे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भेजना है आपने, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आपके पास आ जाएगा, बीच में ये फीडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ना ये चीजें अभी पढ़ेंगे कि फीडर क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर आपके पास आगे डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसके ऊपर आप लोगों को कनेक्शंस दे सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये एक मतलब पावर सिस्टम की जो डायग्राम होती है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर वन लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और साथ में ना उनकी नाम लिख दिए जाते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके नाम ये क्या क्या है। तो पहले पावर स्टेशन है, ठीक है। तो पावर स्टेशन क्या है जी कि आपके पास इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है। तो ये मतलब पावर स्टेशन तो हमने पढ़ ली है जिसमें जनरेशन मोस्टली हो रही होती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, थर्मल से हो सकती है, न्यूक्लियर से हो सकती है, हाइड्रो से हो सकती है। फिर पार्ट 2 हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर आता है ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर चाहिए विच इज यूज्ड बिटवीन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। शुरू में हमें स्टेप अप चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को स्टेप डाउन चाहिए। द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आपने स्टेप डाउन करना है इस वाली जो स्टेप अप आपने की जनरेशन को, और फिर आपने प्राइमरी नेटवर्क को आपने दी टू लो वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें आपने 240 वोल्ट 230 वोल्ट या 440 वोल्ट जितने भी चाहिए होंगे आपने उतने स्टेप डाउन करके तो आपने आगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम को दे दिया, ठीक है। तो तीन पार्ट्स हैं, जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन आपने की, और लास्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी उसकी, ठीक है। अच्छा जी, तो ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या है जी? ट्रांसमिशन सब स्टेशन वो होगा जिसमें आप लोगों ने स्टेप डाउन किए हाई वोल्टेजेस को टू द मीडियम वोल्टेज लेवल, ठीक है। बिल्कुल ही लो नहीं किया आपने वोल्टेज को, हाई वोल्टेजेस को मीडियम वोल्टेज लेवल पे आपने स्टेप डाउन कर लिया, और सप्लाई द फीडर्स एट रिक्वायर्ड वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो उसमें आपने जब अब ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहाँ पे था, ये यहाँ पे है कि आपने हाई ट्रांसमिशन लाइंस को यहाँ पे ट्रांसमिशन सबस्टेशन में दिया, और हाई वोल्टेजेस को आपने स्टेप डाउन किया मीडियम वोल्टेजेस को यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को देने के लिए, ठीक है, थ्रू फीडर्स। तो फीडर्स जो है ना वो कनेक्शन दे रहे हैं इन वोल्टेजेस को डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के साथ, ठीक है। तो वही है, फीडर्स आर द कंडक्टर्स व्हिच कैरी पावर फ्रॉम द ट्रांसमिशन सबस्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ठीक हो गया। और फीडर कैन नॉट टैप फॉर डायरेक्ट पावर स्टेशन। तो टैप का मतलब है कि कनेक्शन जो है ना वो नहीं कर सकते आप, फीडर के ऊपर कोई कनेक्शन जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है। तो नॉर्मली कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बाद दिए जाते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है ना इसके बाद कनेक्शन दिए जाते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन आपने देनी है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। फिर ना यहाँ पे दो बातें हैं, सर्विस मेन। सर्विस मेन का मतलब क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपने यहाँ पे वोल्टेजेस दे दिए हैं इस लाइन के ऊपर, तो
अब यहाँ पे ना पोल्स लगे होते हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स आपके लगे होते हैं जो आपके स्ट्रीट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रीट्स में जो खंभों के ऊपर तारे तारे आ रही होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको कहते हैं। और अब अपने खंबे से कनेक्शन करके अपने घर तक लेके जाना है, जो वायर होती है मीटर तक, उसको आप लोग कहते हैं सर्विस मेन, ठीक है। और फिर आगे ये आपके पास कंज्यूमर आ जाता है, या इसके अंदर आपके जो घर के अंदर जो कनेक्शन या डिवाइसेस लगाई हुई हैं उसको आप कहते हो कि ये कंज्यूमर लोड है, ठीक है। ये हो गया सर्विस मेन, द वायर विच इज कनेक्टेड बिटवीन पोल एंड कंज्यूमर मीटर। और कनेक्टेड लोड क्या होगा कि जी द लोड ऑफ द कंज्यूमर प्रेमिसेस, ठीक है, या लोड इंस्टॉल्ड ऑन अ कंज्यूमर प्रेमिसेस, ठीक है। तो क्लास ये समझ आ रही हैं ये चीज़ें सारी, ये नॉर्मल डेफिनेशंस ही हैं एक एक लाइन की समझने के लिए, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट। सब लोगों को ये समझ आ गया है? यस सर। यस सर। ओके गुड हो गया। ओके तो अच्छा थोड़ा सा ना लोड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो लोड में हमारे पास नॉर्मली दो टाइप्स होती है, ठीक है, बेस लोड और पीक लोड। बेस लोड मतलब होगा, अच्छा लोड का वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, लोड जो है ना अब वो अब हम लोग जहाँ पे यूज करनी है इलेक्ट्रिक पावर उसको हम लोग लोड कहेंगे। मतलब घरों में यूज करनी है या इंडस्ट्रीज में यूज करनी है, तो घरों में जितनी भी सारी डिवाइसेस आप लोग चलाते हो ना उन सबको हम बोलेंगे कि ये लोड है हमारे पास एक, ठीक है। इस तरह इंडस्ट्रीज में जितनी भी मोटर्स लगी हुई हैं उन सबको मिला के हम लोग एक वर्ड बोलेंगे जी इतना लोड है, इस इंडस्ट्री का इतना लोड है। मतलब हम सारी मोटर्स की ना पावर निकाल के उनको सम करके हम कहेंगे, या घर के सारी डिवाइसेस की पावर निकाल के उनको सम कर देंगे, तो ये हम कहेंगे कि ये इस घर का इतना लोड है या इंडस्ट्री का इतना लोड है, ठीक है। तो अब दो किस्म के लोड होते हैं, ठीक है, एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड, ठीक है। बेस लोड का मतलब होता है कि बेस लोड इज द मिनिमम लोड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेस लोड का मतलब होगा कि आपका नॉर्मल इतना लोड जो है ना वो हर टाइम आपका पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। अब हमने ना एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पे सोचना है कि हमने इलेक्ट्रिक पावर आगे लोगों को देनी है, इंडस्ट्रीज को या घरों को। तो हम लोगों ने देखना है कि जी कितना वो जो पावर है ना वो कितना लोड जो है लोगों का है उसको यूज करने के लिए। तो एक हम लोग देखेंगे कि बेस लोड क्या होगा। बेस लोड का मतलब है कि जी हर टाइम दिन के सारे टाइम पे ना, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रीट है इसका इतना लोड रहता है, 10 किलोवाट का लोड रहता है हर टाइम, ठीक है। और एक होगा पीक लोड। पीक लोड का मतलब क्या होगा कि जी मैक्सिमम लोड कंज्यूम्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स इन अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जब आप लोगों का वो लोड जब बढ़ेगा ना तो हम उसको कहेंगे कि ये जी पीक लोड हो गया। तो अब आप लोगों को वो वापडा वाले भी कहते हैं ना कि जी पीक चार्जेस लगेंगे या इस टाइम पे पीक फैक्टर लगेगा, ठीक है, चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे। वो क्या वजह होती है कि फॉर एग्जांपल शाम के टाइम पे जैसे सब लोग अब घर में होते हैं तो सब लोगों ने ना डिवाइसेस यूज करनी है, लाइटें चलानी है, टीवी यूज करने हैं, हीटर चलाने हैं। सब लोगों ने शाम के टाइम पे, क्योंकि सब दिन को तो सारे लोग ऑफिस में होंगे तो आपके रूम बंद होंगे, लोग होंगे ही नहीं रूम्स में, रूम खाली है, ठीक है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज का क्या है, इंडस्ट्रीज में दिन के टाइम पे चूंकि सारे लोग काम करने आते हैं तो दिन के टाइम पे लोड ज्यादा होगा, शाम के टाइम पे रात के टाइम पे लोड होगा ही नहीं। तो ये पीक लोड कौन सा होगा, ये स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ना देखेंगे हम कि इस फॉर एग्जाम्पल घरों के लिए जी शाम को 5 से लेकर रात 11 बजे तक बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये जी पीक लोड है इस टाइम पे, ठीक है। तो वो पीक लोड होगा और एक बेस लोड होगा। तो अच्छा जी, तो बेस लोड के लिए जो हम पावर सप्लाई देते हैं वो नॉर्मली सेम रहती है, ठीक है, वो हर टाइम अवेलेबल होती है क्योंकि वो तो लोड आपका चल रहा होता है। तो वो नॉर्मली हम लोग उसके लिए मे बी कोल फायर्ड पावर प्लांट यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करते हैं जो हर टाइम हमें ना पावर देते रहे। लेकिन पीक लोड के लिए तो स्पेशल हमें ना टाइम के ऊपर सिर्फ हमें अपनी पावर बढ़ानी है, तो उसके लिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल सिर्फ गैस टरबाइन जी चला लें या डीजल इंजन हमने लगाया हुआ है कोई प्लांट, तो हम लोग सिर्फ उस टाइम के लिए ना वो डीजल इंजन चला के तो अपना जो लोड है वो पूरा कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, तो हाँ जी, अब ये टाइप्स होती हैं हमारे पास ना। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक लोड, ये जो हम लोग जो मैं आप लोगों को घरों में कह रहा था कि जी टीवी लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक कुकर लगा हुआ है, हीटर लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो ये एक तो ये टाइप होगी, ठीक है। फिर हमारे पास आती है जी कमर्शियल लोड। कमर्शियल लोड में जी आपके पास शॉप्स के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें फ़ैन लगे हुए हैं, अप्लाइंसेस लगी हुई हैं कमर्शियल के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए, या रेस्टोरेंट्स में आपकी लाइटिंग हुई हुई है, तो वो सारे की सारा हम उसको कमर्शियल में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट है ना तो उसका लोड हम कमर्शियल में काउंट करेंगे, ठीक है। फिर आता है तीसरा इंडस्ट्रियल लोड। तो जैसे इंडस्ट्रीज के लिए ना
अब किलो वाट चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री किसी ने लगाई हुई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी ने छोटी इंडस्ट्री लगाई हुई है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री को डिफरेंट पावर चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम लोग वोल्टेजेस को स्टेप अप या हाई वोल्टेजेस या लो वोल्टेज दे रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट लोड हो गया जी, ये सेपरेट टाइप ऑफ लोड व्हेन इट हैज सेपरेट फीडर एंड स्पेशल वर्किंग स्टेशन, तो वो डिफेंस फैक्ट्रीज जैसे उसमें आ जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट लोड में आ जाएगा। फिर म्यूनिसिपल लोड, जैसे वो स्ट्रीट के अंदर लाइटें लगी होती हैं, वाटर सप्लाई के लिए कुछ चाहिए, पंप चाहिए, या ड्रेनेज के लिए पंप लगे हुए हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो वो म्यूनिसिपल लोड आ जाएगा। इरिगेशन है कहीं पे, तो वाटर सप्लाई फॉर फील्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। ट्रैक्शन लोड मींस मोटर्स हैं, कोई रेलवे ट्रैक्स हैं लाइक इलेक्ट्रिक, जैसे कोई रेल है, तो वहाँ पे फिर जो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे तो वो ट्रैक्शन लोड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये लोड्स जो है ना डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किए हुए हैं लोड, कि हर लोड कौन सा किस तरह का है, और फिर उनके अकॉर्डिंगली चार्जेस भी डिफरेंट है, ठीक है। तो लोड कर्व एक नॉर्मल एक चीज़ होती है जिसको जो अंडरस्टैंड करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ कि जी मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी हम इधर हाउसिंग सोसाइटी ले लेते हैं या वाक एंड में कोई एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी लेट्स से कि जी जो कोई भी एरिया वाक एंड के अंदर हम ले लें, या गुदवाल कह या ऑफिसर्स का कह लेते हैं, ऑफिसर्स जो कॉलोनी है वो एक एरिया, तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे उसका लोड बताएं कितना है, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये लोड कर्व ड्रॉ करूँगा, लोड का ग्राफ ड्रॉ करूँगा कि जी पूरे साल मेरे पास लोड कितना रहा है, ठीक है। तो वो पावर के होगा, मतलब कि मेरे पास पूरे 12 महीने लोड जो है, फॉर एग्जांपल गर्मियों में ऑफिस कॉलोनी में जो है वो लोड ज़्यादा था, लोगों ने एसी चलाए हैं, सर्दियों में जो है वो लोड कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ना वो एक कर्व समझने के लिए ना कि क्या लोड की क्या इफेक्ट रहा है, तो वो उसको हम लोग लोड कर्व बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हाँ जी, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के पर्टिकुलर बारे में, कि ट्रांसमिशन जो है वो हम किस तरह से, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन तो हमें पता चल गया कि जी किस लिए यूज़ होगी, कि जी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग साइट्स सच एज पावर प्लांट टू द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, वहाँ तक हमें चाहिए जी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लोकल वायरिंग बिटवीन हाई वोल्टेज सबस्टेशन एंड कस्टमर्स विच इज टिपिकली रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ना नॉर्मल जो घरों में वायरिंग हुई होती है उनसे डिफरेंट वायर्स यूज होती हैं ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो वायर्स भी अकॉर्डिंगली ना वोल्टेजेस के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं, कि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली वायर यूज करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आती हैं जी ओवरहेड ट्रांसमिशन। अब दो टाइप्स होती हैं ट्रांसमिशन की ना, एक ओवरहेड हो सकती है, एक अंडरग्राउंड हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं जी ओवरहेड ट्रांसमिशन की। ओवरहेड ट्रांसमिशन क्या है जी, कि जी सबको पता है कि ये नॉर्मली जो हमें नजर आ रहे होते हैं कि ओवरहेड हाई वोल्टेज ओवरहेड कंडक्टर्स आर नॉट कवर्ड बाय द इंसुलेशन, ठीक है। जो हमारे पास ये जो बड़े वाले टावर्स के ऊपर जो वायर्स जा रही होती हैं तो उनमें कोई ऊपर इंसुलेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट वायर्स होती है। द कंडक्टर मटेरियल इज नियरली ऑलवेज एन एल्यूमिनियम अलॉय मेड इनटू सेवरल स्ट्रैंड्स एंड पॉसिबली रीइंफोर्स्ड विद द स्टील स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो वो एल्यूमिनियम एलॉय से मिलके बनी होती हैं, और उसमें मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी वायर से मिलके ना जैसे रस्सी होती है ना उस तरह का वो बना हुआ होता है। कॉपर वाज समटाइम यूज्ड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन बट एल्यूमिनियम इज लाइटर, yields only marginally reduced performance and cost much less, ठीक है। तो अभी ना मोस्टली पहले तो कोशिश ये होती थी कि कॉपर की जो वायर्स है ना कंडक्टर्स, अच्छा ओवरहेड जो ट्रांसमिशन है ना उसके लिए वर्ड यूज होता है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर्स हम बोलते हैं, जो ये टावर्स के ऊपर जो वायर्स लगी होती है ना, ये जो घरों में भी, ये इन सबको हम कंडक्टर बोलेंगे, इनको वायर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एल्यूमिनियम के अब बना दिए जाते हैं, पहले कॉपर के थे, तो अब चूंकि कॉपर इज मच वो है महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो उससे बचने के लिए एल्यूमिनियम की अब ये कंडक्टर बना दिए गए हैं, ठीक है। ऑल दो तो परफॉर्मेंस हल्की सी कम है एल्यूमिनियम की कॉपर से, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, जाहिर सी बात है, तो बट वहाँ पे कॉस्ट बचाने के लिए एल्यूमिनियम को भी यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा आता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अंडरग्राउंड के लिए जो वायर्स यूज होती हैं उसको कहते हैं केबल्स, ठीक है। ये डिफरेंस है, अंडरग्राउंड का वर्ड जब आपने ट्रांसमिशन करनी है तो आपने केबल्स यूज करनी है, ओवरहेड ट्रांसमिशन जब करनी है तो आपने कंडक्टर्स यूज करने होंगी, वो वही वायर्स ही होंगी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ने पास होना है,
बट नाम उसका डिफरेंट रखा गया, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल्स टेक अप लेस राइट ऑफ वे देन ओवरहेड लाइंस, हैव लोअर विजिबिलिटी एंड आर लेस अफेक्टेड बाय द बैड वेदर। तो ये फायदे भी हैं अंडरग्राउंड के ना, कि एक तो वो ऊपर तारों का हमें कोई वो नहीं बिछाना पड़ता कि जी इतनी हाइट पे रखें कोई चीज़ गुजर नहीं होता कि गुजर सके, या कोई इसके साथ टच ना हो जाए, ठीक है। तो वो अंडरग्राउंड का ये फायदा होता है। बट ऑन द अदर साइड कॉस्ट ऑफ इंसुलेटेड केबल एंड एक्सकेवेशन आर मच हायर, ठीक है ना। क्योंकि वो पूरी खोद के आपने वायर को बिछाना है, तो एक तो वायर के ऊपर इंसुलेशन भी आपने चढ़ानी है, अब तो वो एक तो कॉस्ट ऐड हो जाएगी, प्लस आपने खोदना है सारी ज़मीन को जहाँ तक आपने बिछानी है वायर, तो वो भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तीसरा मसला क्या आता है इसमें कि जी फॉल्ट्स जो है ना अगर आ जाते हैं किसी जगह पे ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब ओवरहेड जो लगी हुई है उसमें तो आसानी से आप देख सकते हो कहाँ से तार टूट गई है, तो आप वहाँ जाके उसको करेक्शन कर दोगे, ठीक है, ये खराब है तो। लेकिन जब ग्राउंड में होती है ना तो वो उसके ऊपर तो इंसुलेशन भी आपने की हुई है, तो अंदर से नहीं पता चलता कि वायर शॉर्ट हो गई है या कहाँ से वायर खराब हुई, तो आपको वो सारी वायर निकाल के टेस्ट करनी पड़ती है कि कहाँ से आपकी वायर जो है वो खराब है, ठीक है। ओके, तो सर ये ये अब टेस्ट जो, कैसे करते हैं? अच्छा उसके लिए ना वो डिफरेंट टेस्टिंग मैकेनिज्म होता है कि फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, कि उसमें वो अब पूरा मतलब मेथड होता है कि जी वो डीसी भेजते हैं और आपको रेजिस्टेंस पता होती है कि जी मेरी वायर की इतनी रेजिस्टेंस है, तो वो ना मुख्तलिफ मतलब पैचेस में ना मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद जाके चेक कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरी जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, तो इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। उससे फिर आगे नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस के बाद जाके आगे चेक कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि सारी वो खोद के निकाले, वो छोटी छोटी जगहों से ना कुछ जगहों से निकाल के तो वो चेक कर लेते हैं वायर कि यहाँ तक मेरी वायर प्रॉपर काम कर रही है। इवन वो वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज खुद से ना दे के भी चेक कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सिग्नल यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंट मतलब ओके मेथड। सर। तो अच्छा, क्लास फिर नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास ओवरहेड के लिए नॉर्मली यूज होते हैं। तो ये वो आप लोग देखते हो, एक तो ये बड़ा सारे टावर्स बड़े ह्यूज से नजर आ रहे होते हैं, तो ये तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस जो है ना कैरी कर रही होती हैं, जो हमारे पास जनरेशन से आ रही होती हैं, ठीक है। ये नज़र भी आते हैं, मोटरवे वाली साइड पे जाए तो वहाँ पे नज़र आते हैं। तो उसके बाद ना फिर अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर जो है ना वो पोल की हाइट और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वो वोल्टेजेस के कितनी हाई वोल्टेज आपने गुजारनी है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जितनी हाई वोल्टेज होगी तो आपको पता है ना वो उसके अकॉर्डिंगली फील्ड भी बन रही होती है, तो जितनी हाई वोल्टेज होगी उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपने उतना हाइट पे उसको रखना है ताकि नीचे से कोई चीज़ गुजरे तो उसको इफेक्ट ना करे, ठीक है। इसलिए ये पोल्स की हाइट फिर उसके अकॉर्डिंगली रखी जाती है। तो जो आप लोग सिटीज़ में देखते हो उसकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती पोल्स की, बजाय इसके कि आप लोग जैसे अभी ये दूर किसी खुले एरिया में देखें जहाँ ट्रांसमिशन लाइन जा रही हो तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये दिखा दिया गया है कि लेट्स से कि आपके पास अगर कोई टावर है तो उसके साथ ट्रांसफार्मर्स भी बाज़ औक़ात हमें अटैच नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो वो यही है कि उसमें आप लोगों के पास अगर वो 3 फेज़ आ रहे हैं तो आपके पास स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर से फिर आप लोग वहाँ से आपका कनेक्शन घरों में जा रहा होता है आगे डिफरेंट कनेक्शन होके, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसके ऊपर ना वो फिर वो मटेरियल या इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है, लाइक जंपिंग वायर हो गया, फिर ये लाइटनिंग अरेस्टर हो गया। तो ये ना वो डिफरेंट सेफ्टी इक्विपमेंट जो है ना वो लगा हुआ होता है पोल के ऊपर, ताकि वो कोई इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या ये जो पोल से वायर्स ऊपर कनेक्ट हुई हुई ऐसे ना हो कि पोल में करंट आ जाए। तो ये वो हमारे एक्सक्यूज पास मी सर। अरेस्टर्स, जी जी। सर ये कभी कभी ट्रांसफार्मर्स को आग भी लग जाती है सर, ये किस लिए लगती है? वो असल में जब शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है ना आपके पास, मीन्स के जब लोड बहुत ज़्यादा होता है तो आपके पास वहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। कनेक्शन जहाँ पे वो होता है ना ट्रांसफार्मर और ये जो 3 फेज जैसे इनपुट आ रही है, तो आगे जब यस लोड सर। ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो आपके पास लोड ज़्यादा होने का मतलब है कि आपने करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं। तो करंट जब ज़्यादा ड्रॉ होती है तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो फिर वहाँ से ना फिर वो वायर में जो है ना वो हीट की वजह से आग लग जाती है, तो वो इस वजह से मसले आते हैं। इसके अलावा जब लोड ज़्यादा भी होता है तो आपको ना वो स्पार्किंग भी नज़र आ रही होती है बाज़ ऐसी जगहों पे, किसी ने देखा होगा। तो वो यही होता है कि आपका जो वहाँ पे लोड है वो ज़्यादा हो गया आगे, और ट्रांसफार्मर जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस लोड को ना वो कर सके, तो ओके उसको सर। बियर कर सके, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अगेन वही वन लाइन जो है वो पावर ट्रांसमिशन लाइन आ गई है या डायग्राम आ गई है। इसमें वही जनरेशन है, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये वाइंडिंग्स कम है, ये वाइंडिंग ज़्यादा है, तो मतलब स्टेप अप करना है आपने।
प्राइमरी ट्रांसमिशन है 110 kV सब स्टेशन फिर आ जाएगा आपने, फिर उसके बाद आपने स्टेप डाउन कर दी, ये फिर ट्रांसमिशन लगा के फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ गई, मतलब आपने यहाँ पे किसी और को ट्रांसमिशन देनी है तो वो 66 kV आ गई, फिर ट्रांसफार्मर यूज़ करके मज़ीद स्टेप डाउन कर लिया, फिर आपने मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन अगर करनी है तो मज़ीद स्टेप डाउन करके आपने आगे लोगों को देने के लिए तो 400 वोल्ट तक आपने स्टेप डाउन करके अपने कंज्यूमर तक पहुंचा दी। ये वही दोबारा आ गई है स्लाइड में आगे डिस्कस कर। अच्छा जी, हाँ जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ गए हैं जी। अब कि जी एडवांटेजेस क्या हैं डीसी वर्सेस एसी। सबसे पहले तो डीसी के एडवांटेजेस क्या हैं जी, तो रिक्वायर्स 2 कंडक्टर, डीसी के लिए सिर्फ 2 वायर्स चाहिए, लेकिन एसी में चूंकि मल्टीपल फेज होते हैं तो हमें ज़्यादा वायर्स चाहिए होंगी, कंडक्टर्स चाहिए होंगे। नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड फेज डिफरेंसेस, तो डीसी के अंदर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कुछ इफेक्ट नहीं करते ना, कोई हमें तंग नहीं करते। नो स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है ना जिसमें मतलब कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जब आप उसको हाई वोल्टेजेस देते हो ना तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होने का खतरा होता है या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो स्किन इफेक्ट, स्किन का मतलब होता है कि जो वायर होती है ना, नॉर्मली ये होता है कि करंट ने उसके अंदर से फ्लो करना है, लेकिन जब हाई वोल्टेज होती हैं तो अंदर के बजाय वो वायर की सरफेस के ऊपर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है और सेंटर में से कम कर रहा होता है, तो वो एरिया कम हो जाता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस करंट को ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द लॉसेस, तो लॉसेस इसमें कम हमें एज कंपेयर टू दी एसी हमें नज़र आ रहे हैं कि कम है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है जी, कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन, एक तो हमने ये पहले ही हम डिस्कस कर सके। नेक्स्ट मसला क्या है जी, जनरेशन इज डिफिकल्ट, इसकी जनरेशन डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि एसी जो है वो बाय डिफॉल्ट कोई भी आप जो है जनरेटर लेंगे ना तो वो एसी तो आपको जनरेट करके दे देगा, लेकिन डीसी बनाने के लिए ना आपको आगे मैकेनिज्म अटैच करने पड़ेंगे, तो वो मुश्किल हो जाता है उसको डीसी बनाना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर एसी को हम देखें तो क्या होगा जी, पॉसिबल टू जनरेट हाई वोल्टेजेस, स्टेप अप और स्टेप डाउन हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो है ऑफ एसी सबस्टेशंस जो है वो इजी है एज कम्पेयर टू डीसी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना वो आगे मैकेनिज्म है उसमें डीसी कन्वर्ट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें वो मैकेनिज्म है ही नहीं। डिसएडवांटेज क्या है जी, रिक्वायर मोर कंडक्टर देन डीसी, क्योंकि इसमें अब फेजेस आ गए हैं ना, तो हर फेज के लिए अलग कंडक्टर चाहिए, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस के इफेक्ट्स आ जाते हैं, चूंकि एसी है तो एसी में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी एसी को। स्किन इफेक्ट आ जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वजह से ना हमारे पास स्किन इफेक्ट का इशू आ रहा होता है, तो डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है इसलिए वहाँ पे स्किन इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमने स्पेसिफिकली करनी होती है ताकि हाई करंट इसमें से पास हो सके। तो एडवांटेजेस क्या है जी हाई ट्रांसमिशन वोल्टेजेस के, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड एंड हेंस द कॉस्ट इज लेस, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइंस इज रिड्यूस्ड, अच्छा पहला है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस, वॉल्यूम कैसे, मतलब कि आपका करंट अब कम आपने पास करनी है, तो करंट को तो पास होने के लिए रास्ता चाहिए ना, तो अब आपने करंट तो स्टेप अप जब किया तो करंट की वैल्यू कम होगी, मतलब कम करंट को आपने पास करना है, तो इस वजह से ना आपका जो कंडक्टर है उसकी आप मोटाई जो है, जो वॉल्यूम जो है उसको आप कम रख सकते हो, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइंस इज रिड्यूस्ड, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज होते हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होता होता है, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि स्टेप अप हम लोग कर सकते हैं और हाई वोल्टेज के ऊपर हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ये शुरू में हमने न्यूमेरिकल किया आज, ठीक है। तो ओके, ये वो अगेन हमारे पास जो हम लोग कर रहे होते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन जो कर रहे होते हैं, तो वो कितने वोल्टेज लेवल्स हैं ये वही लिखे हुए हैं, यदि प्राइमरी ट्रांसमिशन में आप कितने स्टेप अप करते हो, सेकेंडरी में फिर आप उसको थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लेते हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर मजीद स्टेप डाउन कर लेते हो, और सबसे लास्ट में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स में आ जाते हो जहाँ पे आप 240 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट्स तक आप लोग जो है वो दे रहे होते हो, ठीक है। तो ये वो अगेन ब्लॉक डायग्राम है कि जी आपके पास एक सब स्टेशन है, सब स्टेशन से फिर आपने उससे पहले लेट से 33 किलो वोल्ट था तो आपने उसको स्टेप डाउन करके 11 किलो वोल्ट कर लिए, 11 किलो वोल्ट के बाद अब आपने आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पहले बिग कंज्यूमर्स के जिनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है पावर की उनको आप देते हो, और इसी तरह से सब स्टेशन अगर कोई आपने अटैच किए हुए हैं मजीद आगे सप्लाई करने के लिए तो उन सब स्टेशन को आप लोग यहाँ पे दे देते हो, तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ें तीन आ रही होंगी, ठीक है।
क्लास आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ओके यस सर, आ ओके रही है आवाज। ओके गुड। तो यस सर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? अब आपने वो जो 11 केवीए था ना, अब हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सब स्टेशन आगे आपने लगा दी है, ये अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके आगे से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, इनसे नेक्स्ट। ठीक है, तो इनसे नेक्स्ट अब ये है 11 केवीए के बाद आपने जी मजीद उसको स्टेप डाउन किया 400 वोल्ट तक, और ये स्टार कनेक्शन है तो सॉरी डेल्टा कनेक्शन है तो इसको आपने स्टार में कर दिया, क्योंकि आपको एक न्यूट्रल वायर भी चाहिए होती है। ठीक है, तो अब 400 वोल्ट या 220 वोल्ट भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये 230 वोल्ट भी कर सकते हो। तो वो आपने अब आपके पास यहाँ पे ये फेजेस आ गए हैं, 3 फेज है और एक न्यूट्रल है। तो जिसको 3 फेज सप्लाई चाहिए तो उसको आप 3 फेज तीनों से कनेक्शन करके दे दोगे, और एक ये न्यूट्रल दे दोगे डॉटेड। और अगर कोई डोमेस्टिक यूजर है या किसी ने घर के साथ कनेक्शन करना है तो उसको एक फेज और एक न्यूट्रल दे दोगे। तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में आपको 230 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, हर फेज और न्यूट्रल के बीच में। तो इनके बीच में आप जो है ना वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कनेक्शन दे दोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वो फिगर बनी हुई है कि जी आपके पास फीडर जनरेशन स्टेशन होता है, फिर फीडर्स होते हैं, फीडर्स के बाद फिर आपके पास सब स्टेशन होते हैं, और सब स्टेशन के बाद फिर आपके पास आगे सर्विस मेन्स होती हैं जिससे आप कंज्यूमर कनेक्ट कर रहे होते हो। ये वो पोल है जिसके ऊपर आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 फेज आ रही है यहाँ पे, 3 फेज जो कंडक्टर्स आ रहे होते हैं वो लाइटनिंग अरेस्टर्स इनको बोलते हैं। वो जो आपको नजर आते हैं ना ब्राउन ब्राउन से जो लगे होते हैं ट्रांसफार्मर वाले ऊपर पोल के ऊपर, उनका नाम होता है लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, उसका मतलब होता है कि इनमें से ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो और अगर और हाँ ये इंसुलेशन भी देते हैं, मतलब कि पोल और वो जो हाई वोल्टेज कंडक्टर आ रहा है उसके बीच में ना, कि यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी ना पास होके इस पोल में ना आ जाए, ताकि कोई बंदा गुजरे या कोई चीज़ गुजरे तो उसको करंट ना लगे। ठीक है, तो इसके थ्रू फिर आपके पास ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर ने आपका स्टेप डाउन करके तो आगे 400 वोल्ट्स के अकॉर्डिंगली, या किसी को अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में चाहिए तो वो 230 वोल्ट्स आपको करके दे रहा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये वो घरों के अंदर जो या सॉरी स्ट्रीट्स के अंदर जो आपके पास आ रहे थे ट्रांसफार्मर्स, ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे ना ऑपरेटिंग हैंडल फॉर आइसोलेटर्स। आइसोलेटर्स जो है ना वो ये अगर आप लोगों ने देखा हो ना तो वो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डिवाइस लगी होती है जिसको नॉर्मली अगर वो आप लोग देखें ना वापडा वाले आग है तो लंबी सी स्टिक के साथ पहले उसको अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फ्यूज की तरह का एक चीज होती है। मतलब वो फ्यूज जैसे अगर आप लोगों ने देखे हो ना पहले फ्यूज होते थे तो आप वो प्लग इन कर देते होते थे तो कनेक्शन बन जाता था, जैसे ही उसको एक साइड से बाहर निकाल देते तो डिसकनेक्शन हो जाता था। ठीक है, तो वही ये वो आइसोलेटर्स लगे हुए होते थे कि आपकी जो यहाँ से 3 फेज पावर आ रही है ट्रांसफार्मर में, पहले आप उसको डिसकनेक्ट करते हो यहाँ से तीनों फ्यूजेस का, या ये आइसोलेटर्स से। ठीक है, तो ये तो फिर आप ये ट्रांसफार्मर को इसके ऊपर रिपेयरमेंट या रिपेयर कर सकते हो, या कोई खराबी आ गई तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सब स्टेशन इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट के नाम है जी, बस बार होती है, इंसुलेटर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर, ये डिफरेंट इक्विपमेंट जो है ना वो सब स्टेशन के अंदर यूज हो रहा होता है। ठीक है, इनके नाम के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर किसी ने वैसे स्टडी करना है तो ये इनके नाम लिख के तो आपको इजीली इनकी फिगर्स के साथ भी आपको ना वो मिल जाएगी डिटेल। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवर ओवरहेड सिस्टम ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो अंडरग्राउंड वर्सेस जो ओवरहेड हमने अभी स्टडी की है ना उसके वो एडवांटेजेस बताए गए हैं कि जी अंडरग्राउंड के एडवांटेजेस क्या हैं। अंडरग्राउंड का जी मोर सेफ है जी, क्योंकि अंडरग्राउंड है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, वेरी फ्यू चांसेस ऑफ फॉल्ट, फ्यू चांसेस ऑफ एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, गुड अपीयरेंस जो है वो है उसकी, फ्री फ्रॉम लाइटनिंग इफेक्ट्स। ठीक है, कि अगर कोई बिजली आती है बारिश के मौसम में तो उससे भी बच सकते हैं। नो इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर जैसे आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम में ना ओवरहेड वायर्स की वजह से जो मसला आ रहा होता है वो भी नहीं आता। तो ये सारे फायदे हमें अंडरग्राउंड के नजर आते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। फॉल्ट को लोकेट करना मुश्किल है, एक्सपेंसिव होते हैं ये काफ़ी, और कैन नॉट बी वर्क अबाउ 66 किलो वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम 66 किलो वोल्ट तक जो है वो हम लोग अंडरग्राउंड केबल्स बिछा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास स्ट्रीट्स या सोसाइटीज़ के अंदर जो है ना उनमें हम लोग जो है वो ये वाली अंडरग्राउंड केबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए जो है वो हाई वोल्टेज वहाँ पे हम लोग जो है वो
अंडरग्राउंड केबल्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें हाई वोल्ट्स होते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलो वोल्ट्स होते हैं, वो तो ये अंडरग्राउंड केबल्स बियर ही नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। ये जनरल जो है वो आइडिया देने के लिए आप लोगों के लिए है कि जी जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिछा हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, NTDC कंपनी है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, तो ये उसका एक मतलब दिखाया गया है कि जी कहाँ कहाँ किस किस तरह के जो है ना उसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, और ये डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ना उसको मेंटेन कर रही है। लाइक इस्लामाबाद में है तो ये आइस्को है हमारे पास, गुजरात में है तो ये जेपको है, पेस्को है पेशावर में, ठीक है, लेस्को है लाहौर में, मुल्तान मैपको होगी, ये डिफरेंट ना आगे कंपनीज हैं जिनके थ्रू ये मेंटेन करती है अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि इज द फाइनल स्टेज इन द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है कि अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने अब जो पावर आपने स्टेप डाउन कर ली है सब स्टेशन के बाद अंदर, उसके बाद अब आपने आगे उसको लोगों को देना है, तो वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कनेक्ट टू द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड lower the transmission voltage to medium voltage ranging between 2 kilovolt and 35 kilovolt with the use of transformers, ठीक है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के ऊपर आते हो तो क्या होता है कि आपकी जो हाई वोल्टेज होती हैं उनको आप स्टेप डाउन कर लेते हो, ठीक है, और वो 2 किलो वोल्ट तक आप स्टेप डाउन कर लेते हो, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या अप टू 35 किलो वोल्ट तक। तो अगर तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं तो दे विल कैरी द मीडियम वोल्टेज पावर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एक प्राइमरी है, प्राइमरी में हमारे पास ना ये इंडस्ट्रीज और ये वाले जो मेजर पावर कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं ये आते हैं, और सेकेंडरी में हमारे पास जो नॉर्मल यूजर है जो घरों में हमें चाहिए वो होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगेन लोअर द वोल्टेज टू द यूटिलाइजेशन वोल्टेज यूज्ड बाय लाइटनिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और हाउस होल्ड अप्लायंसेस। Often several customers are supplied from one transformer through secondary distribution lines, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता है ना, कस्टमर्स जो नॉर्मल होते हैं उनका तो इतना लोड नहीं होता, इंडस्ट्रीज का हाई लोड होता है, तो वो कस्टमर्स जो नॉर्मल वाले हैं उनसे तो एक ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग मल्टीपल कनेक्शंस भी दे रहे होते हैं, ठीक है। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस थ्रू सर्विस ड्रॉप्स। तो वो जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं या कुछ कमर्शियल जो आते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स डिमांडिंग मच लार्जर अमाउंट ऑफ पावर मे बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सेकेंडरी है। तो जिसको ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर चाहिए उसको प्राइमरी के साथ कनेक्ट कर दें, जिसको कम चाहिए उसको सेकेंडरी में कर सकते हैं। वो ये हमने ना ये वन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी आएगा। ये है ये पहले ये है सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के बाद ना फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाती है, ये है ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ तक ट्रांसमिशन आ रही है, इससे ऊपर ऊपर ये ट्रांसमिशन है, ठीक है। कि पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन की आपने, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन की, फिर आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अब आपके पास आ गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब आपने लोगों को देनी है ये पावर, तो फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है जिसमें आपके पास अभी किलो वोल्ट्स में होता है, और फिर कुछ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आती है जिसमें आपके पास 100 ऑफ वोल्ट्स में सिर्फ आ रहा होता है, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी है, ये इस फिगर में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपके पास कोई बिग कंज्यूमर्स हैं या सब स्टेशन लगे हुए हैं, और सेकेंडरी क्या होगी, इनसे आगे सब स्टेशन से नेक्स्ट जो आगे आ रहा है, ठीक है। ये तो ये दोबारा यहाँ पे स्टेप डाउन करके आपके पास, तो आपके पास फिर यहाँ पे 230 वोल्ट्स या 400 वोल्ट्स जो है वो कर रहे होते हैं। सही है, ओके सर, शुक्रिया। ओके, अच्छा क्लास, यहाँ पे चलो एक और बात मुझे याद आ गई, ये डेल्टा और स्टार कनेक्शन एक हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अक्सर घरों में देखते होंगे, किसी ने शायद गौर किया हो कि ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि पीछे से 3 वायर्स आ रही होती हैं और ट्रांसफार्मर के बाद 4 वायर्स आगे बन के निकल रही होती हैं, ये कभी आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जी ये 3 वायर सिस्टम जो है ना वो डेल्टा होता है, डेल्टा में सिर्फ 3 आपको ये पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ना तो हमें सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए ना वो चाहिए होता है, न्यूट्रल वहाँ पे हमारा किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो हमने 3 फेजेस को लाइव हमने ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो वो डेल्टा के साथ कनेक्ट करते हैं
और ट्रांसफार्मर में ये कैपेसिटी, ये इस तरह से हमने कनेक्शन किए होते हैं कि उसकी इनपुट पे हम डेल्टा कनेक्ट करते हैं और आउटपुट पे ना उसकी हम लोग एक न्यूट्रल वायर भी ले रहे होते हैं ताकि हम लोड कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो वो वहाँ पे फिर हम लोग उसको डेल्टा से स्टार के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं और स्टेप डाउन भी कर रहे होते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये दोनों, ये मैकेनिज्म ट्रांसफार्मर के ऊपर ही हो रहा होता है दोनों चीज़ें। ठीक है।